सारथी। धामी का जम्मू कश्मीर दौरा, भाजपा प्रत्याशी झीमन लाल के पक्ष में करेंगे 2 जनसभा, खड़े निर्णय की वजह से धामी की बड़ी डिमांड। उत्तराखंड के गांवों के लिए सीएम धामी की बड़ी घोषणा, 95 विकासखंडों के 7,674 गांवों में घर घर से कूड़ा उठाने और उसके प्रबंधन का कार्य शुरू करने जा रही सरकार। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मानसून की रफ्तार कम होते ही केदार घाटी में उड़ने लगे हेलीकॉप्टर, यात्री भी काफी उत्साहित। रोजगार की भावी संभावनाएं तलाशने को बनेगी रणनीति, कौशल विकास और रोजगार का होगा सम्मेलन। अक्टूबर-नवंबर महीने में राजधानी देहरादून में होगा सम्मेलन। उत्तराखंड में 48 पदों पर भर्ती का मौका, UKSSC ने जारी किया भर्ती का परीक्षाओं का कैलेंडर। 21 अक्टूबर 24 से 10 सितंबर 2025 तक आयोजित होंगी परीक्षाएं। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका। 24 सितंबर के बाद विदा हो सकता है मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लक्सर से अहम खबर है, जहां आरएएफ ने किया है फ्लैग मार्च। आरएएफ में शामिल हैं चुनिंदा जवान, शांति बनाए रखने को हुआ है ये फ्लैग मार्च। त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, आरएएफ में शामिल है चुनिंदा जवान। तो आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए ये मार्च किया गया है। त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। तो लक्सर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और एक शांति का संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको लक्सर से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया है। लक्सर बाजार और गलियों में आरएएफ का ये फ्लैग मार्च आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। शांति बनाए रखने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये फ्लैग मार्च किया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बदहाल सड़क पर नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल एक और जहां हरीश रावत ने बदहाल सड़कों की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर सरकार के दावों की पोल खोलनी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने भी बदहाल सड़कों से परेशान होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत रुड़की में जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर नाराजगी जताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें जो हैं वो बाधित चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार असल आंकड़ों को छिपा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है और राज्य की पूरी भाजपा सरकार प्रचार प्रसार में व्यस्त है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित जनसभा और अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही अन्य मंत्री और विधायक भी चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं, जिस पर विपक्ष तंज कस रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार बरसात के बाद राज्यों में सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू करेगी। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच सड़कों की बदहाली पर नई सियासत शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस ने सड़कों के गड्ढों को सोशल मीडिया में अपलोड कर सरकार के दावों की पोल खोलने का फैसला लिया है। वहीं इस बीच भारी बारिश की वजह से पूरे प्रदेश भर में जगह जगह सड़कें बाधित होने से सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां सामने आ गई। दरअसल तेज बारिश के बीच चारधाम यात्रा का संचालन, बंद सड़कों को खोलने के साथ ही पहाड़ की अन्य समस्याओं से पार पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ही चारधाम यात्रा के संचालन के साथ ही बंद मार्गों को खोलने के प्रयास में लगा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। हेवी रेन की बात करें तो हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग है, इनमें संभावना दिखती है कि इक्का दुक्का हेवी रेन्स कल 18 को भी वहाँ पे मिल सकती है।
और जो इंटेंस शावर है उसकी बिल्कुल संभावना है हिल्स में। मैं ये कहूँगा 17-18 दोनों दिन। 24-25 में थोड़ा सा दिख रहा है कि स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट की मिलेगी, लेकिन वो कोई विशेष वो भी नहीं दिखती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज और कल की एक्टिविटी के बाद जो मुख्यतः आप देखेंगे जो रेनफॉल एक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। चारधाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता एक दो जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है, बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चारधाम यात्रा मार्ग पर। आपको बता दें कि प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह सड़कें बाधित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में 200 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ये आंकड़ा इससे भी अधिक है। सरकार असल आंकड़ों को छिपा रही है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार सिर्फ चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए राज्य में सड़कों की स्थिति को बेहतर बता रही है। इस बीच आम लोगों ने भी बदहाल सड़कों से परेशान होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत रुड़की में जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर लोग नाराजगी जता रहे हैं। जब हम कल ये काम कर रहे थे, ये काम कल से इसलिए शुरू किया कि परसों रात एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हुआ कि एक कार कम से कम 12 फुट हवा में उछली और वो कई कलाबाजी खा के वहां जाके गिरी। वो तो अच्छा हुआ उधर से कोई नहीं आ रहा था और कार में जो थे लोग वो सुरक्षित रह गए। वो कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। जब हम कल ये लगा रहे थे तो हमने चारों तरफ ये अभियान शुरू करा। हम कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान से अच्छा होता कि अगर भाजपा समस्या अभियान चलाती, लोगों की समस्याएं और जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। केवल और केवल ये चीज हो रही है। दूसरा क्या है कि जब भी कोई काम होता है, भाजपा कोई भी सरकारी काम होता है, सरकारी तो सरकारी, इवन जो प्राइवेट काम भी होता है उस पे भी जो है लोग अपने झंडे लगा देते हैं, ये लोग ला करके कि भाई ये काम मोदी जी ने करा, ये काम मोदी जी ने, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। तो भाई जी जब वो सारी इनकी सरकार की उपलब्धि है तो जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट था जिसमें कई जो 1400 करोड़ का रुड़की में आया था उसके गड्ढे हैं, ये भी उपलब्धि उन्हीं की है। इसलिए क्योंकि सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी। यहाँ से कई बड़े नेताओं के घर हैं। 450 सड़कें बन रही, 450। सरकार कम बता रही है। 450 सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं, उसमें राज्य राजमार्ग भी हैं, संपर्क मार्ग भी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो आपदा में इस समय तबाही हुई है, प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से उपेक्षा कर रही है पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, चीफ मिनिस्टर से लेकर के मंत्रीगण जो है दौरों में है, चुनाव में लगे हुए हैं, हरियाणा के चुनाव की, किसी को जम्मू कश्मीर के चुनाव की, सब लोगों को चुनाव की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीते, अपने प्रदेश में चाहे कुछ हो जाए, 47 विधायक जिता करके दूसरी बार लगातार रिवाज तोड़ते हुए यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई लोगों ने। तीन बार लगातार पार्लियामेंट के चुनाव में हैट्रिक मार करके 5-5 लोकसभा की सीटें जिता करके ये नतीजा मिला कि पूरा ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग, केदारनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुनोत्री तक, गंगोत्री तक, चारों धाम की जो यात्रा थी वो तबाह हो गई। देखिए, सबसे पहले तो आप विपक्ष से, कांग्रेस से ये पूछेगा कि उन्होंने जो अपनी केदारनाथ बाबा की यात्रा जो उन्होंने अभी पूर्ण करी है वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने की। उन्होंने सड़कों पर बैठकर भी भंडारा करने का काम किया, वहां पर भी खाना खाने का काम किया। तब उनको ये याद नहीं आई कि सड़कें टूटी हुई है। लेकिन आज जब उनकी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से पूर्ण हो चुकी, उनके नेताओं ने कहा कि अच्छी हमारी यात्रा हुई, तो आज उनको आपदा की याद आ रही है। आपदा में जितना बेहतर काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से दिशा निर्देश देने का काम किया, स्वयं जाकर के उन कार्य क्षेत्रों को देखने का काम किया, और जो हमारी यात्रा चली वो इतनी भव्य तरीके से चली, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल सरकार ने रखा। और मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन जिस तरीके से, क्योंकि बरसात में देखिए लैंडस्लाइड भी होती है, सड़कें भी टूटती हैं, खड्डे भी होते हैं, लेकिन उनको तुरंत दुरुस्त करने का काम सरकार कर रही है। और तमाम पूरे अधिकारियों को जो आदेश देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं और स्वयं जाकर के वहां पर मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, तो कांग्रेस को शायद ऐसा दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ना कि कांग्रेस इस वक्त अपनी बौखलाहट में, इतनी आपस में जो उनकी द्वंद्वता चल रही है, जो वो फुटबॉल, जो बॉल एक दूसरे के पारे में फेंकने का काम करे, अपने नेताओं के अस्तित्व बचाने का काम करें।
कुल मिलाकर राज्य में बदहाल सड़कों पर विपक्ष के साथ ही आम जनता ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक तरफ जहां भाजपा सदस्यता अभियान चलाकर प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनता भाजपा नेताओं का स्वागत सड़कों के गड्ढों में झंडे लगाकर कर रही है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द बंद मार्गों को खोलने के साथ ही बदहाल सड़कों को दुरुस्त करे। देखना होगा कब तक सरकार इस दिशा में कार्य करती है। बीते 2 दिनों से बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे चटवी ऑफ पीपल के समय पर बाधित हो रहे हैं। उसके बाद घंटों यहाँ पे जाम लग रहा है और जो तीर्थ यात्री बद्रीनाथ जाने वाले हैं उनको खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस की टीम उनको खाद्यान्न भी यहाँ पे और पेयजल की भी व्यवस्था कर रही है। के न्यूज के लिए चटवा पीपल चमोली से अनिल राणा। अगली खबर देहरादून से, जहां निगम संशोधन विधेयक को लेकर गठित प्रवर समिति की आज पहली बैठक हुई है। 7 सदस्यीय समिति की बैठक संसदीय एवं कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई है, जबकि विपक्ष के 2 सदस्य ममता राकेश व धारचूला से विधायक हरीश धामी शामिल नहीं हो पाए हैं। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिन पहलुओं को लेकर समिति का गठन हुआ है उसमें सदस्य अपने सुझाव दे रहे हैं और अब अगली बैठक 24 सितंबर यानी मंगलवार को होगी। आपको बता दें कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान नगर निगम संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने को कहा गया था, जबकि 1 माह के भीतर रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने की बात कही थी। बैठक थी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कुछ रिपोर्टें मांगी गई हैं, वो अगले 24 तारीख में मीटिंग है, उसमें आएंगी। उसके बाद कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या लगता है सरकार समय से चुनाव कराने के मूड में है या नहीं है? सरकार तो आज चुनाव करा दे, कोई इसके लिए चुनाव थोड़ा रुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 0 आरक्षण करके चुनाव करा सकती है। बैठक से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, बैठक में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो चिंता है सरकार को या विधायकों को सर्विस की है, सर्विस से मुतालिक नहीं है। भ्रम दूर हो जाएगा। आरक्षण है, आरक्षण जहाँ ओबीसी है नहीं भी देंगे, ओबीसी जीत करके आएगा। क्या आप जानते हैं जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था और वहाँ प्रवर समिति के गठन के बारे में बातचीत हुई थी। आज यहाँ अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक प्रवर समिति की हमने की है और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथियों के द्वारा जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई उसके संदर्भ में जो हमारे उपस्थित अधिकारीगण थे उन्होंने बताया। और अभी चूंकि ये हमारी पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद फिर दोबारे हम लोग 24 तारीख को यानी 24 तारीख दिन मंगलवार 11:30 बजे फिर हम बैठ रहे हैं। जो जिज्ञासाएं या जो जानकारी हमारे सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पे उठाई हैं तो उसके लिए फिर हम लोग 24 तारीख को बैठ रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आज सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया है। इस दौरान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है और अभी भी पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने सरकार को कहा है कि 10 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आगे कहा कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है और महिलाओं पर लगातार महिलाओं के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। यह सचिवालय कूच इंटक को मजदूरी में कर्मचारियों के, श्रमिकों के, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ किया गया और जो डिमांड थी, जो जस्टिफाइड डिमांड है, जो कोर्ट के आदेश हैं, उसको आप पालन नहीं कर रहे। यह मजदूरी में हम लोगों ने किया। पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे आप? एक आदमी 30-40 साल सेवा करता, पेंशन नहीं। MP MLA को तत्काल पेंशन लग जाए, एक दिन में वो 40 साल सेवा करता, उसको पेंशन नहीं। क्यों बंद करी आपने? केंद्र सरकार ने की, फिर राज्य सरकार ने कहा, धामी जी ने और मोदी जी ने यही काम किया, पेंशन बहाल करो, पहला काम हमारा ये। दूसरे हाई कोर्ट ने कहा है नैनीताल ने कि 10 साल के सेवा वाले कर्मचारियों कहीं भी काम करा नियमित, उसको रेगुलर करो। उसको आप करने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल 30-40 कर्मचारियों का लाभ इसमें होता है, उसको आप मानने को तैयार नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
आंगनबाड़ी आशाओं महिलाओं का उत्पीड़न अंकिता भंडारी हुआ, फिर यहाँ ISBT पर हुआ, फिर उधम सिंह नगर में हुआ, फिर हरिद्वार में हुआ। महिलाओं का मान सम्मान कहाँ पे रह गया? अरे आप इतनी वैकेंसी जो उत्तराखंड में 40,000 वैकेंसी तो भरो। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून नगर निगम में होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम ने जो जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी है उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है, 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 दिसंबर की तारीख नियत की है। आज हुई सुनवाई के दौरान निगम की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद निगम ने जांच कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, परंतु अभी तक रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में 2013 से 2023 तक होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडर प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितता हुई है, जिससे नगर निगम को लगभग 300 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। देखिए, देहरादून के एक समाज सेवी हैं अभिनव थापर, जो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। उनके द्वारा यह जनहित याचिका इस आशय से दाखिल की गई थी कि देहरादून नगर निगम में यूनिपोल और जो होर्डिंग होते हैं जिनको लगाने के लिए नगर निगम कहीं के भी राजस्व चार्ज करती है और उससे उसको आय मिलती है, जिससे वो नगर की बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी इत्यादि पर काम करती है। इसको लेकर जो है लगभग 300 करोड़ का एक संभावित घोटाला देहरादून में पिछले 10 वर्षों में हो रहा था, जहां 1, 2, 3 प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ साठगांठ करके आपस में मिलके जो है टेंडर प्रक्रिया बड़ी अनियमित तरीके से की जा रही थी। कई बार की ही नहीं जा रही थी, कई बार एक्सटेंशन दे दिया जा रहा था। तो इस सब से क्या हो रहा था कि जो राजस्व नगर निगम देहरादून को हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। रुक करेंगे अगली खबर का। गदरपुर के दिनेशपुर थाना अंतर्गत अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब की बार चोरों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा है। ग्राम आनंद खेड़ा नंबर 1 में शीतला मंदिर में रखे गुल्लक के साथ पूरे सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि शीतला मंदिर में इससे पहले भी 2 बार चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस को सूचना दी गई, आज तक चोरी का कोई खुलासा नहीं हो पाया। मामले को लेकर एसपी सिटी मनोज कात्यायन ने बताया कि मामला संज्ञान में है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे जा रहे हैं, जल्द ही चोरियों का खुलासा कर लिया जाएगा। अभी थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है, परंतु फिर भी हमें जब जानकारी मिली थी तो उसके आधार पे हम लोग फुटेजेस वगैरह इसमें देख रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछले कुछ दिनों में दिनाजपुर थाना क्षेत्र में सब चोरी की घटनाएं बढ़ी थी, सर उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई? बेसिकली इसमें 2 चोरियां पूर्व में हुई थी और उन दोनों का खुलासा हो चुका है। उसमें 2 अभियुक्त जो है उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनसे चोरी में जो माल बरामद हुआ था। फिर में भी लोग चोरी का दुस्साहस कर रहे हैं। यहाँ से जो है बर्तनों के कलश वगैरह सारे सामान चोरी हो गए हैं और दान पात्र को भी चोरी करने का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी कई बार चोरी की है, लेकिन ये थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है कम से कम चिन्हित करें जो रात को 2 बजे के बाद घूमते हैं, ऐसे काम करते हैं। पुलिस की गश्त बढ़ानी चाहिए। चौथी बार हुआ है चोरी। हमने 2-3 बार जाके थाने में रिपोर्ट भी लिखवाया। उन्होंने कहा कि इसमें कि आके यहाँ पे खा के जाते हैं, वो करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। हमने एक बार चोर को पकड़ के यहाँ से थाने में भी लेके गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए हमने इस बार भी कुछ थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दिया, ना कुछ किया। आपके प्रशासन खुलासा हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी के मौके पर आज हल्द्वानी में कांग्रेस ने मौन उपवास कर विरोध जताया है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में आयोजित मौन उपवास में सैकड़ों कार्यकर्ता और महिलाएं भी शामिल रहीं, जिन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाए जाने को लेकर मौन उपवास रखा है। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा आज राम भरोसे है। 2 साल पहले अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, लेकिन आज भी उसके असली गुनहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। राज्य सरकार ने गुनहगारों को बचाने की कोशिश की है, यह प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज दूसरी बरसी पर मौन उपवास रख उनके द्वारा पहाड़ की बेटी को श्रद्धांजलि दी गई है।
कि ऐसा है, ये समाज को झकझोरने वाला जो कांड था, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और सरकार ने जिसको बड़ी तरह से जो इसमें मुलव्विस थे उन लोगों को बचाया, वो और साथ ही साथ राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी करी, एक प्रदेश का, एक देश का नेता है, उसके खिलाफ जो फैनेटिक टिप्पणी करी, जो फांसीवादी की टिप्पणी, जो हिटलरशाही की टिप्पणी करी, ये उसके विरोध का आज ये प्रकटीकरण जो दिख रहा है। इनको जाती हुई सत्ता, जो इनकी सत्ता जा रही है, हरियाणा से जा रही है, वहाँ उस सबका रोष जो ये दिखा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। देखिए, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण, लगातार समाज में हिंसा, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन और शासन और इनके ये लगातार जो संलिप्त हैं, चाहे हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी, जिसकी न्याय की गुहार के लिए आज यहाँ पे मौन उपवास रखा गया कांग्रेस के द्वारा, इसमें आपने देखा मातृशक्ति ने कितनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी। ये दर्द हर घर का है, हर परिवार का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार, एक बेटी जो पढ़ के अपने कार्य पे गई, वहाँ पे जब अतिरिक्त सेवा उससे और गंदे कार्य करने को करा गया, जिसने मना कर दिया, उसको मार डाला। रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी की दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी की आज दूसरी बरसी। 2 साल बीत जाने के बाद भी अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपितों को कड़ी सजा न मिलने से अंकिता के परिजन मायूस हैं। दिवंगत बेटी का जिक्र आते ही परिजनों की आंखें नम हो जाती हैं। 2 साल में कई त्यौहार आए और गए, लेकिन परिजन बेटी को खोने के गम में कोई त्यौहार खुशी के साथ न मना सके हैं। वहीं बीते साल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नर्सिंग कॉलेज का नाम न बदला जा सका है। वहीं दिवंगत अंकिता भंडारी के गांव को जाने वाली सड़क आज तक पक्की नहीं हो सकी, जिसका नाम भी अंकिता के नाम से रखा जाना था, जिससे परिजनों में मायूसी। हालांकि पौड़ी विधायक ने जल्द घोषणा पूरी करने की बात कही है। और सरकार ने बहुत सारे वादे किए हमारे साथ, जो कि खोखले साबित हुए और अभी तक हुए नहीं। और जैसा कि 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन एक घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है उसके नाम से रख दिया जाएगा। और 1 साल पूरे को होने को भी है और आज मतलब ठीक आज 1 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक मुख्यमंत्री जी ने मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम से नहीं रखा। आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो वास्तव में एक सवाल भी है और सवाल नहीं भी है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो अंकिता भंडारी के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम से रखा जाएगा और गांव के लिए सड़क देने की बात कही थी, वहां पर सौर ऊर्जा लगाने की बात कही थी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तीनों काम हो रहे हैं और तीनों काम प्रगति पे हैं। सौर ऊर्जा तो मैंने तत्काल उन्हीं दिनों में लगा दी थी